नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे राजधानी देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है आईपीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले, 5 जिलों के बदले गए कप्तान। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी दायित्वों में किया गया फेरबदल। उधम सिंह नगर के एसएसपी बने मणिकांत मिश्रा। आयुष अग्रवाल को मिली टिहरी की जिम्मेदारी। श्वेता चौबे बनाई गई हैं सेना नायक आईआरबी द्वितीय। अर्पण यदुवंशी को मिली सेना नायक एसडीआरएफ की जिम्मेदारी। विशाखा अशोक बदाने बनी हैं एसपी अपराध। अक्षय प्रहलाद कोंडे को बनाया गया एसपी रुद्रप्रयाग। चंद्रशेखर आर्य घोड़के को मिला बागेश्वर का जिम्मा। डीजीपी से अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना को भी हटाया गया है। एपी अंशुमन को अभिसूचना की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नीरू गर्ग बनी है पीएससी और पुलिस महानिरीक्षक एटीसी। मुख्तार मोहसिन को भी फायर सर्विस का जिम्मा दिया गया है। अरुण मोहन जोशी बने हैं निर्देशक यातायात। अरुण मोहन जोशी को चारधाम यात्रा प्रबंधन की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी। मंजुनाथ टीसी को मिला है सुरक्षा अभिसूचना मुख्यालय, जबकि नवीन सिंह बने हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईपीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले किए गए हैं, साथ ही कई अधिकारियों के कार्यों में भी फेरबदल किया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? कहां कहां के जो हैं अधिकारियों को बदल दिया गया है, कार्यों में भी फेरबदल किया है? जी सर, देर रात शासन के द्वारा आईपीएस अधिकारी के बम्पर तबादले हुए हैं, जिसमें कि 5 जिलों के कप्तान बदले गए हैं। तो ऐसे में मणिकांत मिश्र, जो कि एसडीआरएफ के कमांडेंट थे, उन्हें अब उधम सिंह नगर की जिले की जिम्मेदारी दी गई है और एसएसपी उधम सिंह नगर उन्हें बनाया है। एसएसपी एसटीएफ को टिहरी जनपद की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें टिहरी का एसएसपी बनाया गया है। वहीं श्वेता चौबे को सेना नायक आईआरबी की जिम्मेदारी दी गई है और एसडीआरएफ की जिम्मेदारी अर्पण यदुवंशी को दी गई है। उन्हें एसडीआरएफ का सेना नायक जो है वो बनाया गया है। और विशाखा अशोक बदाने, जो कि पहले एसएसपी थी, जिन्हें अब पुलिस अधीक्षक अपराध पुलिस मुख्यालय में जिम्मेदारी दी गई है। अक्षय प्रहलाद कोंडे को रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी दी गई है। अक्षय प्रहलाद कोंडे पहले एसपी ट्रैफिक भी रहे हैं, उसके बाद एसपी एसएसपी भी रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वहीं चंद्रशेखर आर घोड़के को एसपी बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है और डीजीपी अनुभव कुमार से अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना को हटाकर उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और अभिनव कुमार डीजीपी से अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना का पद हटाकर ये एपी अंशुमन को दिया गया है। इस तरीके से कई मामले जो है हुए हैं और ऐसे में मंजुनाथ टीसी, जो कि पहले रुद्रपुर के एसएसपी थे, उन्हें उधम सिंह नगर के, उन्हें पुलिस अधीक्षक सुरक्षा सूचना मुख्यालय में अटैच किया गया है और एसटीएफ के एसएसपी की जिम्मेदारी नवनीत सिंह को दी गई है। तो इस तरीके से कई फेरबदल जो है शासन के द्वारा हुए हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से लगातार व्यवस्था प्रदेश में बिगड़ती दिखाई दे रही थी, तो ऐसे में को देखते हुए कई तबादले किए गए हैं। लेकिन अब ऐसे में कानून व्यवस्था पटरी पर किस तरीके से आती है, जो तबादले किए गए हैं, तो किस तरीके से कानून व्यवस्था फिर से बहाल होती है, किस तरीके से सुधरती है, क्योंकि जिस तरीके से बीते कई दिनों से लगातार कई मामले, चाहे डकैती के मामले हो, दुष्कर्म के मामले हो। जी बिल्कुल अरुण, सही कहा आपने कि जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही थी, उसको देखते हुए भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर। बीजेपी एक्टिव। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी पहुंचे हैं केदारनाथ। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी केदारनाथ के लिए हुए हैं रवाना। केदारनाथ पहुंचकर टटोलेंगे कार्यकर्ताओं की नब्ज। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने भी उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और ऐसे में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी केदारनाथ में पहुंचे हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उनकी नब्ज टटोलने का काम करेंगे। पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में प्रदेश के एक इलाके का जिक्र कर
आरक्षण की मांग की थी, जिसका अब कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मांग है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र को ही ओबीसी में शामिल किया जाए, ताकि पहाड़ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस रिपोर्ट में देखिए। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। कृपया माननीय भट्ट जी, आप सिर्फ पैनखंडा तक सीमित न रहिए, पूरे राज्य आपके हाथ में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बड़ी मांग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए की है। गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड के सभी सांसदों से अपील की है कि सभी को मिलकर यह मांग उठानी चाहिए कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र को ओबीसी में शामिल किया जाए, ताकि पहाड़ के लोगों का भला हो सके। इस आवाज को संसद में उठाऊंगा, इस मांग को संसद में उठाऊंगा कि ये स्टेटस पूरे पहाड़ को मिलना चाहिए, पूरे उत्तराखंड को मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं वो सौभाग्यशाली साबित नहीं हुआ कि मैं इस आवाज को ले जाकर संसद में पहुंच सकूं, लेकिन ठीक है, हमारे जो भाई लोग वहां पर गए हैं, दल अलग बात है कि वो अलग दलों के हैं, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं, मैं उन सब लोकसभा के सदस्यों से ये मांग करता हूं कि वो एक होकर पुरजोर तरीके से पूरे पहाड़ी क्षेत्र को, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र को ये ओबीसी स्टेटस दिलाने में, केंद्र के स्तर पर केंद्र से ओबीसी स्टेटस दिलाने में वो एक मांग उठाएं, सहयोग करें। और हम कांग्रेस जन बिल्कुल निसंदेह राजनीति को परे रखकर उनकी इस मांग में शरीक होंगे, उनकी इस बात को बल देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो कृपया माननीय भट्ट जी, आप सिर्फ पैनखंडा तक सीमित न रहिए, पूरे राज्य आपके हाथ में है। और माननीय सदस्यों से भी मेरी यही अपील है। गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में पेनखंडा के लोगों के लिए आवाज उठाई, जिन्हें राज्य में आरक्षण दर्जा मिला हुआ है। इसके तहत केंद्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने यह मांग सदन में उठाई, इसके लिए वह महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन महेंद्र भट्ट केवल एक क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इसलिए महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड के पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग संसद में करनी चाहिए। उन्होंने पैनखंडा को सेंट्रल आधार पर, मतलब केंद्रीय स्तर पर भी ये स्टेटस दिलाने की बात कही। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं, पर वो एक चीज भूल गए कि वो अब सिर्फ एक स्थान तक सीमित नहीं है, वो अब उत्तराखंड के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है श्री महेंद्र भट्ट जी से कि चूंकि उनको ही मौका मिला है कि वो वहां पर संसद में जाएं, अपनी बात कहें। भारतीय जनता पार्टी के अन्य 5 लोकसभा के सांसद भी हैं, अन्य राज्यसभा के सांसद भी हैं, सभी के सभी सांसद चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के हैं, इन्हीं को अधिकार है कि वो जाएं और उत्तराखंड की बात को संसद में उठाएं। गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी सांसद अगर इस मांग को सदन में उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ इस मांग को लेकर समर्थन देगी। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मानक तय हैं, संविधान में इसका उल्लेख भी किया गया है, उन मानकों के बाहर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। देखिए, ओबीसी के विषय को लेकर मानक तय है, संविधान में उल्लेखित है, उन मानकों से बाहर कोई निर्णय हो नहीं सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का कहना है कि राज्य सरकारें किन किन क्षेत्रों का ओबीसी और जाति क्षेत्र घोषित करती है, इसके बाद ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय करती है। जहां तक पेनखंडा क्षेत्र का मामला है तो इसे सदन में उठाया और इस पर जल्द ही केंद्र सरकार कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। देखिए, ओबीसी के विषय को लेकर मानक तय है, संविधान में उल्लेखित है, उन मानकों से बाहर कोई निर्णय हो नहीं सकता है। राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित करती है, कुछ जाति को ओबीसी घोषित करती है, उसके बाद ही केंद्र निर्णय करता है। जहाँ तक पेनखंडा क्षेत्र का विषय मैंने राज्यसभा विषय को उठाया। उत्तराखंड के पर्वतीय कई क्षेत्रों को ओबीसी में शामिल किया गया है, लेकिन गणेश गोदियाल का कहना है कि किसी एक क्षेत्र को शामिल करने से पहाड़ का भला नहीं होने वाला, बल्कि पूर्व पर्वतीय क्षेत्र को ही ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए। गणेश गोदियाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी मांग कहीं न कहीं पहाड़ को राहत देने वाली है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लिहाजा यह उनकी मांग पर सबसे पहले तो राज्य सरकार को ही विचार करना होगा।
उसके बाद मामला केंद्र के पास जाएगा। ऐसे में क्या राज्य सरकार गणेश गोंदियाल की मांग पर विचार करेगी, बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चक्राता क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पीठ हनोल महासु मंदिर में महासुदेव जागरे पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री सतपाल महाराज का साहिया पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने और कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और फूलमालाओं से स्वागत भी किया। सतपाल महाराज ने साहिया स्थित वीर नतराम नेगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मंडल कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पर हनोल महासु मंदिर का 5वां धाम विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए कैबिनेट के अंदर 120 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की स्वीकृति भी मिल गई है। हिमाचल प्रदेश से भी बातचीत की है, वहाँ शिमला से, कोटा साहब से, आपके क्या कहते हैं हाटकोटी से, सब जगह से बसें चलेंगी। हमारे उत्तराखंड के अंदर देहरादून से सब जगह से बसें चलेंगी और पूरा कनेक्टिविटी रहेगी महासु देवता की। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दर्शनार्थी वहाँ आए, भक्तगण आए, महासु देवता का जो है जागरे में शरीक हों और पुण्य के लाभ लें। सभी जगह जौनसार बावर में जहाँ देव मंदिर है वहाँ पे जागरे का पर्व हो रहा है और इस शुभ अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी पहले कालसी, अभी सैया में उनका जोरदार स्वागत किया गया। सैया पहुँचे हैं, पूरे विधानसभा में उनका भ्रमण है और मैं मासु देवता से सभी लोगों के कामना की प्रार्थना करता हूं कि आज जागरे के शुभ अवसर पर हमारी सभी बहनें, हमारे सभी भाई, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सभी कार्यकर्ता जोर शोर के साथ जागरे पर्व को मनाने के लिए और जागरे पर्व में जाने के लिए सब लोग तैयार हैं और महाराज जी के इंतजार में सब लोग यहाँ खड़े थे। महाराज जी का जोरदार स्वागत किया गया है। बहुत सुंदर तरीके से सैया मंडल के द्वारा माननीय सतपाल महाराज जी का स्वागत हुआ है। तो मुझे खुशी होगी कि अगर वो जजरेट पुल बन जाए, सबसे महत्वपूर्ण आइटम है वो हमारे क्षेत्र में, क्योंकि उसमें हर समय हमको बड़ा रिस्क रहता है, मौत का खेल है वो कि कभी भी ऊपर से पत्थर गिर गया या कुछ और घटना हो गई। वो तो महाराज का आशीर्वाद है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने अगर इस चीज़ की बात उठाई है तो इम्प्लीमेंट कहाँ तक हो रहा है, वो चीज़ मुझे देखनी है नेक्स्ट टाइम भी कि मंत्री जी कितना इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उस चीज़ के लिए और कितने निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं PWD के। सीएम धामी ने देहरादून महानगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक की है। इस बैठक में सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विनोद चमोली, उमेश काऊ समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उत्तराखंड को 21वीं सदी का तीसरा दशक बनाने को लेकर मंथन किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कार्यकर्ता संवाद और समरसता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के दिग्गजों के साथ ही प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। टिफिन बैठक में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में कई विकास कार्य हुए हैं, लिहाजा लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। जरूरत है उन लोगों तक पहुँचने की, साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचाने की। इस बैठक का उद्देश्य भी यही है कि भाजपा परिवार के सभी हमारे कार्यकर्ता एक साथ बैठकर संवाद करें और अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो भी सकारात्मक चर्चा हो सकती है, सकारात्मक सुझाव हो सकते हैं, वो चर्चा करें। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की रीढ़ हैं, हमारी पार्टी की शक्ति हैं और हमारे कार्यकर्ता ही वो डंडा है जिस पर पार्टी का झंडा फहरता है, जिस पर कमल का फूल लगता है। अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के कारण ही पार्टी का आधार मजबूत होता है। और आप सब कितना परिश्रम करते हैं ये कोई कहने की बात नहीं है। महानगर में हम सारे चुनाव जीतते हैं, सारे हमारे विधायक जीतते हैं, सारे हमारे पार्षद जीतते हैं, सारे हमारे मेयर का चुनाव हम जीतते हैं, लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। तो वो आपके बिना परिश्रम के संभव नहीं है, मैं भली बात ही जानता हूँ। आप सबके परिश्रम के कारण से ही संबंध होता है। आप न सिर्फ सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी के जो नीति है, सिद्धांत है,
उसको भी जनता के बीच स्थापित करके और पार्टी को मजबूत करने का कार्य भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पीएम मोदी का देवभूमि उत्तराखंड पर विशेष ध्यान है, लिहाजा बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें सतत विकास कार्यों में उत्तराखंड को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा संकल्प है कि जो भी हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन जो स्किल हो जाए, यानी जिन्होंने अपने कोर्स कर ले, अपनी पढ़ाई कर ले, उनको नौकरी करने के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े, प्रदेश के अंदर ही उनको रोजगार मिले। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी 1200 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल पार्क जो रुद्रपुर में, जहाँ पर बहुत लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में वो वहाँ की स्वीकृति दे दी है और उसके बनने से लगभग 75,000 से भी अधिक हमारे उत्तराखंड के लोगों को वहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा, रोजगार मिलेगा एक बड़ा। और विकास के मामले में, विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश का नीति आयोग जो आंकड़े हर राज्यों को लेकर एक इंडिकेटर तय करता है, जो अभी विनोद चमोली जी कह रहे थे ना, इंडिकेटर होता है, सूचकांक, एक सूचकांक पूरे देश का निकलता है। उस सूचकांक में हमारा उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर आया है। कार्यकर्ताओं से सीएम धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी देहरादून की भी तस्वीर बदली है और मौजूदा वक्त में कई विकास कार्य देहरादून में किए जा रहे हैं। देहरादून में भूमिगत बिजली का काम किया जाएगा। देहरादून में एलिवेटेड रोड बनाने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड बनाने के बाद पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यातायात और पार्किंग को भी बेहतर करना है। अभी हमने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो, उसमें और सुधार की आवश्यकता है। अभी भूमिगत लाइनें होनी है, तमाम काम होने हैं, अभी रिंग रोड बननी है। मैं उसके बारे में जाऊंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा। देहरादून शहर का जो यातायात है उसको और अच्छा करना है, पार्किंग अच्छी करनी है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी जैसे ही हमारी जो एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो जाएगा तो आप ये तय मानिए जितने लोग आज देहरादून में आते हैं उससे कम 2 गुना और ज़्यादा लोग आने वाले हैं। इतनी संख्या यहाँ बढ़ने वाली है, तो उस संख्या के हिसाब से हमको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, यहाँ के बाईपास निकालने हैं। उस दिशा में हम लगातार सोच रहे हैं कि अगले 25 सालों में, 50 सालों में क्या चुनौतियाँ हमारे सामने आने वाली हैं। यहाँ पानी, पेयजल का संकट न हो, इसलिए यहाँ पर सौंग डैम का काम हमने प्रारंभ कर दिया। उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और उसके बनते ही 50 सालों तक आने वाले समय में देहरादून शहर में पेयजल का कोई संकट नहीं होने वाला है। जो पेयजल का संकट हो रहा है, लगातार जल स्तर नीचे गिर रहा है। ऐसे अनेक काम करते हुए हमने नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण का कानून, दंगा रोधी कानून, समान नागरिक संहिता जैसे अनेक काम करके ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगले 50 वर्षों में उत्तराखंड के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उसे लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। देहरादून में पेयजल का संकट पैदा न हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। सौंग डैम बनने पर 50 सालों तक देहरादून में पानी की कोई समस्या नहीं होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे प्रदेशवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लोगों ने पीएम मोदी को रोकने के लिए झूठा चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो संविधान खत्म हो जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। आज आपने देखा होगा इस पूरे चुनाव में जो दुष्प्रचार हुआ, जिस प्रकार से मोदी जी को रोकने के लिए विश्व की वो सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई जो नहीं चाहती थी कि भारत महाशक्ति बने, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उसके लिए उन्होंने हर हथकंडे अपनाए। बहुत सारा दुष्प्रचार किया गया। हमारा तो पहले चरण में चुनाव हो गया। मैं उत्तर प्रदेश भी गया, मैं दिल्ली में भी था, हरियाणा में भी था, महाराष्ट्र में भी था, मैं अनेक राज्यों में गया। वहाँ पर चला दिया कि आरक्षण खत्म होने वाला है, संविधान खत्म होने वाला है। अरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी से लेकर उनके पूरे परिवार ने हमेशा आरक्षण के खिलाफ बात करी, हमेशा आरक्षण के लिए मुख्यमंत्रियों को उल्टी चिट्ठियां लिखी। लेकिन वो कह रहे हैं, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिनकी कार्यशैली में हमेशा ये रहा कि जो गरीब है, वंचित है, पिछड़े हुए हैं, छूटे हुए हैं, उन सबको लाभ देकर आगे लाना है,
संविधान दिवस पहली बार देश में मनाने की प्रथा जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करी। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार का झूठ और फरेब पूरे देश के अंदर चला है, और इसके बावजूद भी आज मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। भारत की छवि आज विश्व शक्ति के रूप में उभर रही है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का एक अपना अलग स्थान हो गया है। कुल मिलाकर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान सिर्फ अभियान नहीं है, बल्कि इससे योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने की एक मुहिम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर एक बार फिर से संतोला के पास मार्ग बंद हो गया है। गुरुवार देर शाम 8:30 बजे एनएच में टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर सामान लेकर जा रहा कैंटर संतोला के स्लाइडिंग जोन में फंस गया है, जिसको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है और कई कोशिशों के बावजूद भी ये कैंटर नहीं निकाला जा सका है, जिस कारण पिछले 11 घंटे से ज़्यादा समय से एनएच बंद पड़ा हुआ है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हरीश तिवारी ने बताया कि कैंटर स्वामी मौके पर पहुंच गया है। मजदूरों की मदद से कैंटर को खाली कर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी से मलबा आने से खतरा भी बना हुआ है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? कब तक ये मार्ग खोल लिया जाएगा? जी, जो पिछले लगभग 12 घंटे होने जा रहे जो एनएच बंद पड़ा है, टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच, जिसमें कई वाहन यात्री फंसे हुए हैं, तो उसमें कैंटर वाहन जो लोडेड कैंटर जो मलबा था स्लाइडिंग जोन में फंस गया था, तो जिसको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस जल्द अब मुश्किल से जो है आधे घंटे में जो है एनएच को खोल दिया जाएगा। लेकिन पिछले 12 घंटे से एनएच बंद होने से लोगों को, वाहन चालकों को, यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। मैं आपको ये भी बता दूंगा, परसों ही एनएच 29 घंटे बाद इसी स्थान पर खोला गया था, जिसमें भी यात्रियों को काफी फजीहत हुई, काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा था। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।